हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक अपडेट शेयर करती हूँ आपके साथ, जैसे कि है क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल को शेयर करना डेली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि क्रूड ऑयल ही एक ऐसा कंपोनेंट है जो डायरेक्टली जैसे कि आप कह सकते हो कि इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को। कोई भी मूवमेंट अगर क्रूड ऑयल में होती है, चाहे वो अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो, उसका रिएक्शन आप देखते हो कि मार्केट पर आता है। जैसे कल ही मैंने आपको बताया कि मार्केट जब मैं ट्रैक करती हूँ तो कल एक वॉर के फ्रंट पे अच्छी न्यूज़ आई तो क्रूड ना $100 के नीचे आ गया, 95 को टच कर गया। तो अच्छी बात है, अगर क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो उसका रिएक्शन हमने देखा भी कल मार्केट्स में अच्छा एक मूवमेंट शो हो रहा था। लेकिन अगर आज सुबह की बात करो तो अगेन कल शाम को लेट नाइट वॉर के फ्रंट पर कुछ ख़राब न्यूज़ आ रही है फ्रॉम ईरान या फ्रॉम अमेरिका या फ्रॉम इज़राइल। तो उससे क्या होता है, क्रूड ऑयल फिर एक स्पाइक दिखा देता है। जैसे आप अभी सुबह देख लो तो 2-2.5% की इन जंप था क्रूड ऑयल में, 98 को फिर से टच कर गया। तो ये जो इमीडिएट रिएक्शंस आ रहे हैं, क्रूड ऑयल में स्पाइक आ रहा है, इससे क्या होता है कि मार्केट अफेक्ट होती है। तो हम ये बात क्यों डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का जो ये रिएक्शन आ रहा है ना, एकदम से वॉलेटिलिटी हो रही है क्रूड ऑयल में, उससे क्या है, हमारे जो इंडियन इकॉनमी, हम इंडिया की बात करेंगे, हमारी इंडियन इकॉनमी है जो ह्यूज क्वांटिटी में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, वो तो अफेक्ट हो ही रही है क्योंकि क्रूड एक प्राइस पर स्टेबल नहीं हो रहा और वॉलेटाइल होता ही जा रहा है। कभी 100 के ऊपर जाता है, 100 के नीचे टिकता भी है, पर ज़्यादा देर नहीं टिकता। अगर हमने जैसे कि आप कह सकते हो कि इंडियन इकॉनमी ने ग्रो करना है, तो हमारे लिए इस लेवल पर क्रूड ऑयल का होना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है फ्रेंड्स। क्रूड ऑयल अगर आप कह सकते हो कि 65, 70 या 80 तक भी आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन इस प्राइस पर क्रूड ऑयल होना बहुत ही ख़राब बात है इंडियन इकॉनमी के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि मैं ये आपको क्यों इंट्रोडक्शन दे रही हूँ क्रूड ऑयल के को लेकर, जो भी हम बात कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में ना कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कुछ पॉइंट्स अपने लेकर आते हैं सामने कि कैसे होना चाहिए, कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करें। तो एक एक्सपर्ट हैं, मार्केट के साथ ही रिलेटेड हैं, जैसे कि आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। ये है मोहनदास पाय। ये मोहनदास पाय, इनको आप बिजनेसमैन भी बोल सकते हो, एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हो। ये इन्फोसिस कंपनी है उसके एक्स CFO रह चुके हैं और उनके बोर्ड मेंबर भी रह चुके हैं। एक हैवल्स कंपनी आपने सुनी होगी, उसके भी ये बोर्ड मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, ये CA भी हैं। तो इनको एक इंटरव्यू हुआ इनके साथ, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स सामने रखे कि हम इस सिचुएशन को अब कैसे डील कर सकते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए, कुछ सजेशंस दिए कि ऐसे हम कर सकते हैं तो जाकर हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। तो इन्होंने फ्रेंड्स एक पॉलिसी सामने रखी है कि क्रूड ऑयल को लेकर और करेंसी को लेकर क्या क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल में इतनी ज़्यादा स्पाइक्स आएंगे, इतनी ज़्यादा रिएक्शंस आएंगे डेली बेसिस पे, इतना वॉलेटाइल रहेगा, तो डायरेक्टली अफेक्ट हमारी करेंसी हो रही है क्योंकि हम पेमेंट करेंगे डॉलर में और हमारा फिर रुपी डेप्रीशिएट होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना एकदम से, तो इन्होंने एक कुछ पॉलिसीज़, कुछ पॉइंट्स अपने शेयर किए हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से अब निकलें। तो सबसे पहले पॉइंट इन्होंने जो अपना शेयर किया है वो है कि जो हमारी जो 60% जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, जो क्रूड ऑयल हम टोटल इंपोर्ट करते हैं, वो 60% ऑफ ऑयल इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। तो हम 60% जो ऑयल है वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में चला जाता है। तो इसके लिए इन्होंने ये सजेशन दिया है कि हमें अब एग्रेसिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ। जैसे इलेक्ट्रिक बसेस हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो गए। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का फ्यूल जो यूसेज है ना, जो 60% है, वो थोड़ी सी कम हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे चाइना है, अब चाइना भी इंडिया की तरह ह्यूज इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, लेकिन अगर आप उनकी मार्केट्स जाकर देखोगे ना, वो ज़्यादा इतनी इम्पैक्ट नहीं हो रही। उनकी करेंसी भी स्टेबल है, कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं हो रही है। और उनकी जो स्टॉक मार्केट के आप चार्ट जाकर भी देख लो तो वो भी टॉप लेवल पर ही है। लेकिन हम ही क्यों इफ़ेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, वो इसीलिए क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर ज़्यादा, लेकिन हमने इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ भी कुछ नहीं किया हुआ ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, हमारी डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर कम हो जाए। लेकिन चाइना ने ऐसा किया हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप उनकी देखो
जाकर के टोटल जो गाड़ियाँ यूज़ होती हैं, जो रोड्स पर गाड़ियाँ चलती हैं, 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी रोड्स पर। तो उनकी आपने कंपनी भी सुनी होगी BYD, जो बहुत ही सक्सेसफुल है इन इलेक्ट्रिफिकेशन। वो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है और उसकी बहुत सारी कार्स हैं जो रोड्स पर हम देखते हैं उनकी कंट्रीज़ में। एक टेस्ला भी है कंपनी, जैसे इलॉन मस्क की कंपनी है टेस्ला, वो भी कंपनी चाइना में अपनी गाड़ियाँ जो बनाती है और डिलीवर करती है। हमारी कंट्री में भी टेस्ला लास्ट ईयर हमने मतलब उनको परमिशन दी थी टू लॉन्च देयर कार्स। तो पॉइंट यही है फ्रेंड्स कि उन्होंने ये बताया है मोहनदास पाई जी ने कि आप इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ अब एग्रेसिवली शिफ्ट हो जाइए ताकि आपकी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है कि जो आप कैपिटल गेन टैक्स लगाते हो ना इतना ह्यूज, वो आप कम कर दो या ज़ीरो कर दो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। होता क्या है फ्रेंड्स, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है, चाहे वो FDI है चाहे वो FIIs है, अगर वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं ना तो उनके जो रिटर्न्स है ना वो डिप्लीट हो जाते हैं। अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि FIIs रोज़ अपनी जो स्टेक है वो सेल करके जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बीच में बाय करते हैं पर वो इतनी ज़्यादा मतलब कह लो स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं होती है। तो क्या होता क्या है कि अगर उन्होंने जहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है तो अगर जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रिलीज़ करेंगे तो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, उनकी रिटर्न्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, उनकी रिटर्न्स कम हो जाती हैं रुपी के डेप्रिसिएशन पर। और उसके ऊपर क्या होता है, टैक्स भी लग जाता है। एक तो रिटर्न्स कम हो गई, एक टैक्स कम हो गया। तो अब वो उनको क्या अट्रैक्टिव क्या लग रहा है इस मार्केट में, क्यों आना चाहेंगे वो इस इंडियन मार्केट में जहाँ पर करेंसी भी डेप्रिशिएट हो रही है और टैक्स भी लग रहा है। तो उनको जो अट्रैक्टिव मार्केट इस टाइम लगती है वो चाइना है, ताइवान है, अमेरिका, जहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, करेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स की प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो मार्केट ओपन है फ्रेंड्स, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इस मार्केट में उनको कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही तो वो दूसरी मार्केट्स में शिफ्ट हो रहे हैं। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि कैपिटल गेन टैक्स को ज़ीरो ही कर दो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उन्होंने क्या है कि अगर अब करेंसी को तो हम रुपी को सेव करना ही है, अब और डॉलर भी लेकर आने हैं। डॉलर कैसे आएंगे फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करो। जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको इंसेंटिव्स दो, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स दो, कंपटीशन को इंक्रीज़ करो, उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दो, ठीक है, ताकि वो एक्सपोर्ट कर सकें। अगर हमने ग्रो करना है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ने ग्रो करना है तो उनको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। हमें इंपोर्ट कम करने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाने पड़ेंगे। इंपोर्ट कम करने से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है वो हमारा प्रोटेक्ट होगा, सेव होगा, क्योंकि पेमेंट तो डॉलर में ही करनी है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा डॉलर आएगा। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी स्कीम्स लाई जाएँ कि एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज़ हों, उनको एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव्स दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ दीजिए, सब्सिडीज़ दीजिए, ताकि एक्सपोर्ट्स को हम बूस्ट कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस पॉइंट पर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस करने को कहा है कि आप ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस लेकर आओ। ये तो फ्रेंड्स तकरीबन हर बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर की डिमांड होती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होना चाहिए, ना कि हमारे लिए लेकिन FDIs और NRIs के लिए भी। होता क्या है फ्रेंड्स कि बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, रूल्स हैं, पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है। तो इससे क्या होता है कि जो अगर कोई भी सपोज़ कोई बाहर से कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर आना चाहता है लगाने के लिए, तो हो सकता है उसको 6 महीने साल पेपर वर्क में ही निकल जाए। तो वो बोल रहे हैं कि इस चीज़ को आप सही करो, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस लेकर आओ। ये जो रेगुलेशंस है इसको थोड़ा सा ईजी करो, मतलब लोगों को इजी हो काम करने में और उनको मतलब मज़ा आना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में। तो उन्होंने बोला है इंडियंस को भी और FDIs और NRIs को भी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस प्रोवाइड कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, उन्होंने ये बताया कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट AI में और इनोवेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर है। आप AI में इन्वेस्टमेंट करो। उन्होंने 2 कंट्रीज़ की स्पेसिफिकली एग्जांपल दी है, जैसे कि चाइना और अमेरिका। वो कह रहे हैं कि यही 2 कंट्रीज़ हैं जो AI में बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। उनकी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इनोवेशन होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। तो आप ये फैसिलिटीज़ लेकर आए। जितने ज़्यादा आप इनोवेशन करोगे, नई टेक्नोलॉजीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उतना ही ज़्यादा आपकी जो कंट्री है वो ग्रो करेगी, उतना ही ज़्यादा सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो, इंडिया में भी, बाहर भी। सो कंक्लूजन यही है फ्रेंड्स कि उन्होंने ये बोला है कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको हमने कंसिडर करना ही करना है
अगर हम इस प्रॉब्लम से निकलना चाहते हैं और आगे फर्दर भी और तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं। उन्होंने गोल्ड पर भी कुछ पॉइंट्स बोले हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को फास्टली लेकर आइए, ताकि जो हमें गोल्ड तो इंपोर्ट ना ही करें, वो तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा ही दिया, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी है, 6% से बढ़ाकर 15% कर दी है। पर उन्होंने कहा है कि इसको करने के बजाय हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लेकर आए अपनी कंट्री में। हमारी कंट्री का जो गोल्ड है उसी की सप्लाई मार्केट में लेकर आए। उसी के लिए आप लोगों को थोड़ा सा आप बेनिफिट दे सकते हो, टैक्स में छूट दे सकते हो। इस तरह कुछ ना कुछ ऐसे हमको मेजर्स लेकर आने पड़ेंगे, सो दैट हम इस प्रॉब्लम से भी निकलें और आगे भी ग्रो करें। सो यही एक न्यूज़ थी फ्रेंड्स जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।